A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। और अगर आप चाहते हैं सारे के सारे साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को देखना तो आपको उनके लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि मैटर जो है वो किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ इतनी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बात जो है हम क्लास 9 और 10 में भी कर चुके हैं। हम उससे थोड़ी सी एडवांस बातें करेंगे, उनके बहुत ज़्यादा डीप डाउन में भी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उतना ही जानने की कोशिश करेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी जो मैटर है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, 3 स्टेट हम जानते हैं मैटर की होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैसियस स्टेट होती है, जो नॉर्मली हमें नेचर में मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, तो उनके इस तरीके के स्टेट में होने के कुछ कारण होते हैं। तो उसमें से हमने देखा था कि कुछ फोर्सेस होती हैं जो उनके एटम्स को बाइंड करके रखती हैं। पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, कुछ वीक फोर्सेस होती हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सब मिल के एक पर्टिकुलर मैटर को वो स्टेट प्रदान करता है। एक पर्टिकुलर मैटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो आपको सॉलिड दिखाई देगा या वो आपको गैसियस स्टेट में दिखाई देगा। ये सारा का सारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो फोर्सेस उसके बीच में लगी हुई हैं, उसके एटम्स के बीच में लगी हुई हैं, वो उसको वो स्टेट प्रदान करती है। तो वो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? कुछ फोर्सेस जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब पढ़ा था। आज हम कुछ और फोर्सेस की बात करेंगे, उन फोर्सेस की बात भी करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है। एटम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है अगर आप समझेंगे तो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एटम है, बट 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन गैस। या फिर H2O अगर हम देखते हैं तो कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन का एटम होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, वो तीनों मिलके बना देंगे एक वाटर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक कंपाउंड भी हो सकते हैं, प्योर एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम के बीच में डिफरेंस आप समझ गए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल। वो एटम्स के बीच में भी हो सकती है और मॉलिक्यूल के बीच में भी होती है। एटम और एक और मॉलिक्यूल के बीच में हो सकती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है। तो वो क्या होंगी? अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है और रिपल्शन की फोर्स भी हो सकती है। रिपल्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, नॉट ओनली अट्रैक्शन बट रिपल्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो टर्म है, ये जो टर्म है, इट डज नॉट इंक्लूड द, क्या इंक्लूड नहीं करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्लूड नहीं करती, जिसके बारे में हमने पढ़ा था 2 तरीके की, दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन। ऑपोजिट चार्ज आयन जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड के केस में पढ़ा था, सोडियम जो है एक कटायन है और क्लोराइड एक अनायन है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी, हमें पता है कि वो एक आयनिक बॉन्ड बन गया था। तो वो जो आयनिक बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से डिफरेंट है। तो ये किसको इंक्लूड नहीं करती है? ये इंक्लूड नहीं करती है आयनिक बॉन्ड्स को, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी इंक्लूड नहीं करती है, जो कि एक दूसरे एटम्स को, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, उनको इंक्लूड नहीं कर रही है जिसमें कि हमें इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ रहा है, या तो हमने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया एक एटम ने दूसरे एटम को। ओके, तो उस केसेस में इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फिर क्या है? जो ये है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नोन एज वॉन डर वॉल फोर्सेस। जो अट्रैक्शन वाली फोर्सेस हैं उसको हम वॉन डर वॉल फोर्सेस कहते हैं। 4 तरीके की हो सकती है वो वॉन डर वॉल फोर्सेस। वो डिस्पर्जन फोर्स हो सकती है, लंडन फोर्स जिसको कहते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स हो सकती है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, और हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये उस तरीके के बॉन्ड्स बनेंगे, वो उस तरीके की फोर्सेस होंगी जिसमें शेयरिंग और ये इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो आप देखिए ये वीक फोर्सेस कैसे, आयन आयन वाली फोर्स आप जानते हैं, आयन आयन वाली फोर्स और जो कोवेलेंट बॉन्ड वाली फोर्स होती है ये आप जानते हैं, वो अलग होती है। इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये भी एक तरीके की वीक फोर्स ही होती है, ठीक है। और
डायपोल डायपोल फोर्स देखिए यहाँ पे लगी हुई है दो इसके बीच में, आयन डायपोल फोर्स इन दोनों के बीच में लगा हुआ है। तो ये जो सारी फोर्सेस होंगी उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलेंगे। वो अलग हैं किससे? वो आयन वाली आयनिक बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, इनसे अलग है। फिर हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट की जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो बॉडी की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी। और बनती कैसे? जो उसके एटम्स होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर, उनके मूवमेंट से, मोशन से बनती है। मतलब थर्मल एनर्जी हर एक बॉडी की अपनी अपनी थर्मल एनर्जी है, हर एक मैटर की अपनी अपनी थर्मल एनर्जी है। वो थर्मल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है? वो प्रोड्यूस हो रही है जो उस मैटर के एटम्स है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटरैक्शन से, उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमने क्या बोला? हमने उसे थर्मल एनर्जी बोला। ये क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जितना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो थर्मल एनर्जी क्या होगा? थर्मल एनर्जी है तो वो बढ़ जाएगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, थर्मल एनर्जी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर एक सब्सटेंस का ज़्यादा है तो उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दिस इज वॉट इट हैज़ रिटन। दूसरा क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल मोशन। अब आप ये देखिए, इस डायग्राम को अगर आप देखते हैं, इसमें ये सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये पार्टिकल्स अपना अपना मोशन कर रहे हैं। इस मोशन की वजह से जब भी मूवमेंट होगी तो आप नेचर के पार्टिकल्स भी मूव कर जाते हैं। तो जैसे ही मूवमेंट होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? थर्मल एनर्जी। तो ये मूवमेंट की वजह से थर्मल एनर्जी है। जितनी आप इसको हीटअप कर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स की ये मोशन करने की जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो, राइट। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। थर्मल एनर्जी क्या है? उसके किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स है, जो उसके एटम्स है या उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी मोशन के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज थर्मल एनर्जी। हमने समझ गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी? हमने बात किया था जो वो मॉलिक्यूल्स जो पड़े हुए हैं, उस मैटर के एटम्स जो पड़े हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं, वो है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अब वो खुद सोच के देखो, बहुत ही सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा, आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई ऐसा पार्टिकल या ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मोशन में है, तो क्या आप उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आप उसे रोक पाओगे? आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी का रिलेशनशिप आप समझिए। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो कम हो जाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है टेंड टू कीप, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करती है? टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बट थर्मल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। समझ गए आप? ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगी। अगर थर्मल एनर्जी किसी पार्टिकल की ज़्यादा है तो उसको बांध के रखना, उसको एक बॉन्डिंग में रखना मुश्किल है। वो मोशन में है वो पार्टिकल, उस मोशन में पार्टिकल जितना ज़्यादा मोशन में है, जितना तेज़ी से मोशन में है, उतना ज़्यादा एनर्जी उसको, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो पार्टिकल मोशन में है। तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है, दे आर ऑपोजिट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी के बारे में। तो हम ये जान चुके हैं कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो तीन तरीके की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाती है? वो पॉसिबल हो पाती है बैलेंस ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हर एक एटम, हर एक मैटर के उसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी अपनी थर्मल एनर्जी होती है और उनकी अपनी अपनी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रही होती हैं। तो इन दोनों का जो कोई एक बैलेंस जो क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो जो मैटर है वो या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, या तो लिक्विड में रहेगा, या तो गैसियस स्टेट में रहेगा। अगर सॉलिड में रहेगा तो आप खुद समझ सकते हैं, अब मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तभी वो सॉलिड है और थर्मल एनर्जी कम है। लिक्विड में क्या है? थर्मल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी कम हो गई है। और गैस के केस में क्या है? थर्मल एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत कम है। इसी वजह से वो पर्टिकुलर मैटर जो है वो किस स्टेट में है? वो
गैशियस स्टेट में। अब आप इसी को टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करके देखो, अगर आपको किसी एक गैस को लिक्विड स्टेट में लाना है या उसे फिर फर्दर सॉलिड स्टेट में लाना है तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे। और हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो थर्मल एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर भाग रहे थे वो नहीं भागेंगे और वो शांति से एक जगह पर बैठे रहेंगे, और शांति से एक जगह पर बैठे रहेंगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वो आ जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल इंटरैक्ट, when molecular interactions are very weak, molecules do not cling together to make liquid solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature। यही बात इसमें लिखा हुआ है। अगर आप लिक्विड से या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी मैटर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे सिंपल वे है आप उसका टेम्परेचर को लोअर कर दीजिए। टेम्परेचर लो करते ही थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी और वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस जो ये अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी, सिंपल कंसेप्ट है। अब आप ये देखिए, इसके अंदर दिखाया गया पीरियोडिक टेबल है ये, इसमें दिखाया गया कौन कौन से जो सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप जो प्योर फॉर्म में है गैस फॉर्म में रहते हैं, और प्योर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और प्योर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। देखो अब ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस हैं। ये दो जो हैं ब्रोमीन एंड ये क्या है मरकरी, ये जो है लिक्विड स्टेट में रहते हैं, और ये जो आपको ग्रे कलर के सारे दिख रहे हैं ये सर के सब सॉलिड स्टेट में मिलते हैं हमको। इससे आप समझ सकते हैं कि किसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो कम है, किसके बीच किसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैशियस स्टेट। अगर कोई भी मैटर या एलिमेंट गैशियस स्टेट में हमको मिलता है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब गैशियस स्टेट में होने के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गैसेस जो होती हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैसेस ऐसे मैटर है, एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। उनके वॉल्यूम को अगर आप उसको कंटेनर को खोल दें तो बहुत सब जगह फैल जाती है गैस। तो आप उसे हाईली कंप्रेसिबल है क्योंकि उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंप्रेस करने की पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो गैसेस क्या हैं, गैसेस जो है दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों, इसलिए आप जानते हैं क्योंकि भाई उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस था वो बहुत ज़्यादा था गैसियस एलिमेंट्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। सेकेंड, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर गैसेस के आप प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें जो होगा प्रेशर जो होगा वो इक्वल रहेगा, इक्वल प्रेशर डालेंगे सभी डायरेक्शन में जहां पे वो गैस प्रेजेंट होगी। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना टाइटली उसके पार्टिकल्स पैक्ड है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, ये हम जानते हैं। तो डेंसिटी लोअर हो जाएगी गैसेस की। द वॉल्यूम इन द स्पेस ऑफ द गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। ओके, गैस है उसके जो थर्मल एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर मोशन बहुत ज़्यादा है। तो आप गैस को मान लीजिए इस रूम में, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसमें आप एक नया कंटेनर लेकर आइए जिसमें ऑक्सीजन हो या कोई भी और गैस, नाइट्रोजन, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे वो आपके पूरे रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे ही आप रूम का दरवाज़ा खोल देंगे तो आपके पूरे घर की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैसेस का शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं है क्योंकि वो किसी भी वॉल्यूम में इंक्रीज कर सकते हैं और किसी भी शेप में आ सकते हैं। तो वॉल्यूम और शेप दोनों चीज़ें ही फिक्स नहीं है इन केस ऑफ गैसेस। These assume volumes and shape of the, जिसमें आप उसको डालोगे उतना ही वॉल्यूम वो ले लेती हैं। तो गैसेस का वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात क्या है, गैसेस मिक्स्ड इवनली इन कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। क्यों, इसीलिए किस वजह से हो पा रही है सारी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आराम से मिक्स हो जाती है, राइट। फिर है द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। ऑब्वियसली बात है ना, जो फोर्सेस होगी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो जो है बहुत ज़्यादा लोअर है, तभी तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी तो वो जो है लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सॉलिड बन जाएगा, राइट। अब हम गैस से जुड़े हुए कुछ लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। द गैस लॉज, गैस के लॉज हैं ये, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा है, बॉयल्स लॉ।
फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आपको ये रटने की जरूरत नहीं, दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्लीज लॉ, दिस इज गे-लुसैक्स लॉ, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो लॉ क्या कह रहा है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया हमने, एज द प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगा एज प्रेशर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर हमने सेम रखा हुआ है उस पर्टिकुलर गैस का, तो जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए एक बड़ा सा कमरा है, उसमें प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दोगे आप, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, चार्लीज लॉ बोलता है प्रेशर कांस्टेंट रखा हमने, प्रेशर सेम है, एज वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम अपना गैस का, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अपने आप। वॉल्यूम उसका बढ़ा दिया, प्रेशर सेम है, उसी गैस को वो एक रूम के अंदर थी, आपने उसको वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब लैब में करके देख रहे हैं ये। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा ना उस पर्टिकुलर गैस का, तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम सेम है और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आप उसे दबाएंगे गैस को तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सब लॉज हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी जानते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो भी जानते हैं, हमें बस उसका नाम नहीं पता कि कौन सा लॉ है। लेकिन हम ये गैस का जो ये है, ये बिहेवियर होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं बचपन से। इन लॉज के नाम है, बॉयल्स लॉ जो होता है ये बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर आपको थोड़ा सा रटना भी है तो बॉयल्स लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा है। तो दोनों चीजें प्रेशर और वॉल्यूम में आप देख लेना क्या रिलेशनशिप होगा। चार्लीज लॉ देखो, बॉयल्स को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, बॉइलिंग होती है तो टेम्परेचर से रिलेटेड है बॉयल्स, तो बॉयल्स लॉ जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके वो बताएगा दोनों को। चार्लीज लॉ क्या कह रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, और गे-लुसैक्स लॉ क्या कह रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। फिर कंबाइंड लॉ क्या कहता है, ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग बॉयल, तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया अगर आप टेम्परेचर रेज कर दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर रेज कर दोगे तो भाई जो है वॉल्यूम और प्रेशर जो है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर करके देख लेना, सिंपल है ये। तो एवोगैड्रोस लॉ इसमें दिखाया गया है वॉल्यूम एंड मोल्स के बारे में। एवोगैड्रो लॉ एक और लॉ है, इसमें क्या बताया गया है, वो बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। उसके जितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ गैस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, वॉल्यूम। फिर हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स दिए हुए थे विच आर इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आइसोथर्म, आइसोथर्म होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो आप जानते हैं। आइसोबार भी जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोर जो है वो आपके लिए नया होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्म आप जानते हैं, आइसोथर्मल लाइंस होती हैं, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। आइसोबार्स होती हैं, सेम प्रेशर वाली लाइंस होती है, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको भी हम जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ टर्म्स इसमें दी हुई थी, तो ये तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, इसमें से सिर्फ एक ही ये वाला इंपॉर्टेंट था जो आपको नया भी होगा। आइसोथर्म एंड आइसोबार यू ऑलरेडी नो। आइसोकोर जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। फिर हम बात करते हैं डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये भी। इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रेशर जो एग्जर्ट करता है मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, आपस में एक दूसरा रिएक्ट नहीं करती वो गैस, वो वाली गैसेस का अगर हम एक मिक्सचर लेते हैं तो टोटल प्रेशर जितना वो एग्जर्ट कर रहा है, अगर टोटल प्रेशर जो वो मिक्सचर एग्जर्ट करता है बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, कितना होगा वो, इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैस। एक गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, दूसरी गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, उन दोनों को अगर आपने, वो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं अगर, तो जो टोटल कंबाइन अगर उनका मिक्सचर आप डालेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रेशर जो होगा दोनों का कंबाइन प्रेशर होगा। द प्रेशर विच दीज गैस would exert if they were enclosed separately in same volume and under same condition of temperature। भाई ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो बड़ा डिफरेंट बिहेवियर करती हैं, वॉल्यूम जैसे ही चेंज होगा, प्रेशर जैसे ही चेंज होगा और टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है। तो प्रेशर की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो एक मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज है, तो उनका जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी वो कंबाइंड प्रेशर वो उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहता है तो। सिंपल सा है, कोई इसमें बात नहीं है। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर जो एक एक गैस एक्सर्ट करती है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जो गैसेस होती हैं ये कलेक्ट कहाँ पे होती हैं, कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर
are moist. Pressure of dry gas can be calculated by subtracting the vapor pressure of the water from the total pressure of moist gas which contain the water vapor also. जो प्रेशर्स होते हैं वो प्रेशर जो एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. एक्वस टेंशन क्या है? एक्वस टेंशन होता है जो सैचुरेटेड जो गैस होगी वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मतलब सैचुरेटेड जो वाटर वेपर होगा जिसके अंदर और पानी नहीं जा सकता, अगर और पानी डाला आपने तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एक्वस टेंशन. और ये क्या बता रहा था इस वाले पैराग्राफ में? उसने ये बताया है कि जो वेपर गैसेस होती है उसको कलेक्ट किया जाता है पानी के ऊपर, तो उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी मिक्स हो जाता है, तो अगर हमें निकालना है तो हमें मॉइस्चर का प्रेशर जो है हटाना पड़ेगा. ये वो बता रहा है. अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये लैब की बात हो रही है, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस टाइम की बात हो रही है. हमें देखना था डाल्टन का लॉ क्या कह रहा था. डाल्टन वाला लॉ ये कह रहा था कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा नॉन रिएक्टिव गैसेस के मिक्सचर में तो वो उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहता है तब. राइट, तो ये है डाल्टन का लॉ. फिर हम बात करते हैं रियल गैसेस जो होती हैं. देखिए, ये मैंने चैप्टर में से आपको जो मिल रहा है ना, वो सिर्फ वो चीज़ें मिल रही हैं इस चैप्टर 5 में से जो आपने या तो पुरानी क्लास में नहीं पढ़ी है या जो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है जिसमें उसमें. तो जो रियल गैसेस होती हैं उसमें हमने देखा कि जो रियल गैसेस होती हैं डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. परफेक्टली फॉलो नहीं करती. अगर आप एक्चुअल में देखोगे गैसेस का बिहेवियर तो परफेक्टली ये सारे लॉज को फॉलो नहीं करती. उनके अंदर डेविएशन होता है उनके बिहेवियर में. ये जो डेविएशन होता है ना, ये the deviation from the ideal behavior is because of assumption taken into consideration while formulating the ideal gas. Do not hold perfectly good at all the times and thus have slight variation leading to non-ideal behavior. देखो भाई, जब भी हम किसी लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको लैब वाली कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं ना. हमने कुछ जो फैक्टर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि आपने सब लोग मिनिमम आप लोगों ने स्कूल तो कंप्लीट करा ही हुआ है सबने जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, आई होप. अदरवाइज तो आपने देखा होगा कि अगर आप मैथमेटिकल एजम्पशन में भी देखते हैं तो हम मान लेते हैं ये चीज़ को, हमने मान लिया इसको 100, फिर हम निकालते हैं. तो इसी तरीके से जब हम साइंस में स्टडी करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को हमने मान लिया था, एक्चुअल कंडीशन में वो वैसी नहीं होती हैं. तो एक्चुअल कंडीशन में क्योंकि बहुत सारे फैक्टर साथ में काम कर रहे होते हैं तो जो गैसेज होती हैं वो आइडियली एकदम ऐसा बिहेवियर नहीं करती जो हमने लॉज के बारे में पढ़ा, इसमें ये लिखा हुआ है. तो जो रियल गैसेज होती हैं उसका बिहेवियर थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है इन एक्चुअल रियल कंडीशंस. तो ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल जो हम लैब टेस्ट कर रहे थे उसमें हमने बहुत सारी अजम्पशन को लिया हुआ था. राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, ये है लिक्विड स्टेट. अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे. अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट के बारे में. लिक्विड स्टेट की बात करेंगे अब हम. तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, अब आपको ये कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है. अब लिक्विड स्टेट है तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होंगी स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू गैस. गैस में जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज काम कर रही थी उससे ज़्यादा फोर्स लगी है तभी तो वो लिक्विड स्टेट में आया ना. मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिक्विड के वो पास होंगे एंड थोड़ी कम स्पेस होगी बिटवीन दैम एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस. सिंपल सी बात है, डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई, अगर और पास हो जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. बस ये है. हमने गैस के स्टेट में क्या पढ़ा था, उनका वॉल्यूम भी नहीं है, उनकी शेप भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स है वो बहुत कम है और उनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है. लिक्विड के केस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम है तो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है. जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के कैन मूव फ्रॉम वन अनदर फ्रीली, देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो एंड कैन बी पोर्ड इन. किसी भी कंटेनर में चले जाते हैं, इनकी भी शेप नहीं होती. इनका डेफिनेट वॉल्यूम है बट इनकी डेफिनेट शेप नहीं है क्योंकि स्टिल उनके बीच में स्पेस है, वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं. राइट, ये लिक्विड स्टेट की बात है, ये हम पहले से भी जानते हैं. अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें जो कि थी और आपको मैं चाहती हूँ समझाने के लिए. तो वेपर प्रेशर है एक टर्म, सरफेस टेंशन है और विस्कोसिटी है. तो अब वेपर प्रेशर क्या होता है अब आप ये समझ लो. सबसे पहले वेपर प्रेशर जो होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होगा इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ वेपर अबव इट्स लिक्विड
दैट इज द प्रेशर ऑफ द वेपर्स रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड अबव अ सैंपल ऑफ लिक्विड इन अ, ये दे दी साइंटिफिक डेफिनेशन। मतलब क्या है, एक लिक्विड का कंटेनर है, लिक्विड इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होके वो वेपर के फॉर्म में आ गया, वो जो वेपर्स उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं दैट इज द वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है, एक लिक्विड जो कि इवेपोरेट हो जाता है, अगर हम नेचुरल कंडीशन, ये तो लैब कंडीशन है, ये देखो हमने इसको टेम्परेचर दे दिया होगा तो ये बन के वेपर बन गया, हमने ना भी दिया हो तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जितना होगा उसकी वजह से थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा, इसके ऊपर हमने लिड लगा दी, ये जो बाहर नहीं एस्केप करने दिया इस वेपर्स को और इसका प्रेशर नाप लिया, तो ये था वेपर प्रेशर। एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था नदियों का पानी, तालाबों का पानी, किसका, ओशंस का पानी इवेपोरेट हो जाता है, और उनका पानी भी क्या, पौधों से भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी से भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो सब क्या बन जाता है, वो सब वेपर के फॉर्म में आ जाता है। और वो जो वेपर जो होते हैं और जो गैसेज हैं, वो जो वेपर्स हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज वेपर प्रेशर, इट इज सिंपल। दूसरा टर्म है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो होती है इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड। कैसे बनती है सरफेस फिल्म, ये जो है उसके ऊपर जो टेंशन है लिक्विड, कैसे, कॉज्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड विच टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। देखो सरफेस टेंशन कहाँ लग रही है, देखिए यहाँ लग रही है, ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट वाली जो लिक्विड की सरफेस होगी उसको होल्ड करने की कोशिश करता है, उसको डी शेप नहीं होने देता, तो वो उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आप देखना कभी भी आप किसी स्पून में या किसी छोटी चीज़ में पानी लेके देखो, उसको ऐसे आप गिराओ तो वो एक बूंद की फॉर्मेशन में आ जाएगा, वो एकदम से ऐसे नहीं गिरेगा। जब वो फोर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ रहा है वो फोर्स, आपने ग्रेविटी वाला जो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आप एक स्पून में पानी लेके ऐसे डालने की कोशिश करो, वो जल्दी से गिरता नहीं है, तो तब तक उसको होल्ड करता है। वो सरफेस टेंशन जो होती है, जब तक सरफेस टेंशन से ज़्यादा ग्रेविटी काम करना शुरू कर देगी तब तक वो उसको होल्ड कर लेगा और फिर वो उसके अंदर फॉल करता है, तो वही होती है सरफेस टेंशन। तो वो क्या है, इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड। कैसे कॉज हो रही है, अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर ऑफ द बल्क ऑफ द लिक्विड, तो वो उस लिक्विड को डीफॉर्म होने नहीं दे रही है, दैट इज द सरफेस टेंशन, राइट। फिर एक और टर्म है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। ये भी वही है, देखो ये जो है विस्कोसिटी, इसमें क्या हो रहा है, देखिए आप इस लिक्विड को गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये इसको गिरने नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है फ्लो में। जो ये फ्लो करने से रेजिस्टेंस कर रहा है वो है विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा विस्कस होता जाएगा कोई फ्लूइड वो उतना कम फ्लो करेगा, और ये जो लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं जो उसको सरफेस जो होती है, सबसे आउटर वाली जो सरफेस होती है उस पर जो उसको बल्क में उसको रखना चाहते हैं वो है सरफेस टेंशन। ओके, तो इधर इस एक्सपेरिमेंट में आपको दोनों चीज़ें ही दिखाई देती रहेंगी, सरफेस टेंशन भी आप समझ सकते हैं और विस्कोसिटी भी समझ सकते हैं। विस्कोसिटी मतलब जैसे लावा होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि शहद है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, दूध पानी हो गया उसकी कम होगी, दूध की थोड़ी और ज़्यादा होगी, दूध को आप गाढ़ा कर देंगे और ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ गई, शहद लेंगे तो और ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ गई। इस तरीके से जो होता है विस्कस होता रहता है। शुगर का सिरप बनाएंगे आप, चाशनी जिसको कहते हैं, और गाढ़ी करते जाएंगे विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। तो दीज आर द थ्री टर्म्स, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सो दिस वाज द चैप्टर। इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल था, वैसे अलग कुछ और है, हमने सिर्फ उसी को पढ़ा है जो हमें लगता है कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।